अस्सलाम वालेकुम मैडम सादिया, क्या हाल है आपका? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है जी। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 3 के स्ट्रक्चर के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आज का हमारा लेक्चर है ये चैप्टर 3 के बारे में है। तो हम चैप्टर 3 का जो आज का लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन है टर्मिनोलॉजी का। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको और एग्जामिनर को कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे ले आ जाए। आपके रिसर्च के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, चाहे वो टर्म्स हैं आपकी रिसर्च की, चाहे वो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, चाहे वो आपके एल्गोरिदम का नाम हो, चाहे एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम का नाम हो, जो आप कीवर्ड्स बेहतर समझते हैं कि एग्जामिनर को क्लियर होना ज़रूरी है, वो आप टर्मिनोलॉजी सेक्शन में डालेंगे ताकि आपकी और आपके एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग सेम हो। फिर जो इसका प्री रेक्विजिट है वो ये कि जब भी आप डेफिनेशन डालेंगे तो उसके साथ आपको रेफरेंस देना लाजमी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये पूछेगा क्या ये डेफिनेशन आपने खुद बनाई है? तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये डेफिनेशन मेरी है, आप ये कहेंगे सर ये इस रेफरेंस से आई है। और जहाँ जहाँ आपको मौका मिले टेबल डायग्राम चार्ट्स कुछ भी बनाने का तो आप बना के प्रेजेंट करें। उसके बाद जो हमारा सेकंड हिस्सा है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी का सेक्शन। रिसर्च मेथडोलॉजी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने सर यहीं से पूछना है जो मुख्तलिफ रिसर्च मेथडोलॉजी उसमें क्या फ़र्क है, जो एम्पिरिकल है उसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो उनकी तरफ से भी फीडबैक आया। सर उनकी क्लास नहीं हुई अभी। चलें ठीक। ये यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि जो रिसर्च मेथडोलॉजीज है ना ये ऐसे स्टेप्स हैं जो पहले से मौजूद हैं। ये आपकी कंपेयर्ड स्टडी के नहीं है, ये मेथडोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। मेरे सिनेरियो में मैंने एम्पिरिकल रिसर्च मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया। तो जो आपने अपनी रिसर्च में मेथडोलॉजी लगाई है
आप उसके सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे और आप बताएंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स कौन कौन से सेक्शन में कंप्लीट हुए हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम चैप्टर 5 पे आए तो जो रिसर्च मेथड, ये बेसिकली करने का मकसद ये था कि मेरा एग्जामिनर इस चीज़ पर अड़ गया था कि आप जब ऑनलाइन थीसिस चेक करोगे ना तो आपको ये इस तरह नहीं मिलेगा कि लोगों ने हल किया हो। वो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख के अंदर ये लिख देंगे कि हमारी कंपेयर्ड स्टडी ने ये किया। तो मेरा एग्जामिनर कहता है वो उससे अगले सेक्शन में आपने बताना है कि आपकी कंपेयर्ड स्टडी ने क्या किया। मुझे आप ये बताएं कि हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी लगाई। तो इसके बाद मैंने मुख्तलिफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ी, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे अपने क्लोजेस्ट लगी वो थी एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो सारे स्टेप्स मेरे कंपेयर्ड पेपर ने कंप्लीट किए हुए थे। अब एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ये 5 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, और मुझे प्रूफ कैसे मिला? अगर कोई मुझसे पूछे कि हाँ जी ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी यही मेथोडोलॉजी लगी, उसका मुझे सबूत इस तरह मिला कि मेरे कंपेयर्ड पेपर्स ने ना हाइपोथेसिस क्रिएट किए बताए कि हमने ये हाइपोथेसिस बनाया है कि ये अगर हम इस तरह इस टेक्निक को इम्प्रूव करें या एक्सटेंड करें, एनहांस करें तो हमारे रिजल्ट इंप्रूव होंगे। तो नल हाइपोथेसिस है कि इंप्रूव हो गए हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है इंप्रूव नहीं हुए। तो उस हाइपोथेसिस की क्रिएशन से मुझे क्लियर हुआ कि मेरी कंपेयर्ड स्टडी ने एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाई है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करने के बाद मेरे चैप्टर्स में किस तरह वो इम्प्लीमेंट होती है वो मैंने टेबल में बताया कि ऑब्जर्वेशन का जो उसका एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है वो इन 2 फेजेस में है, रेलिवेंट लिटरेचर, प्रपोज रिसर्च, और वो मेरे इन चैप्टर्स में कवर्ड है। फिर उसका इंडक्शन वाला फेज मेरे इस चैप्टर में कवर्ड है, डिडक्शन वाला इन चैप्टर्स में कवर्ड है, टेस्टिंग और इवेल्युएशन इन चैप्टर्स में कवर्ड है। तो ये एग्जामिनर्स जो है ना, बेसिकली कुछ एग्जामिनर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट सेंट्रिक होते हैं कि वो उन्हें इस चीज़ का कंसर्न है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी है, बस ये बताएं आपकी कंपेयर्ड स्टडी ने क्या किया और आपने नया क्या किया। लेकिन कुछ होते हैं वो फिलोसॉफिकली बड़े होते हैं कि जी नहीं आपका थीसिस फिलोसॉफिकली सही होना चाहिए। मेरे एग्जामिनर का वो जरा माइंडसेट था कि इसमें फिलोसफी आप मिस कर रहे हो कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी लगाई है वो तो हमने लिखा ही नहीं है, आप तो सारा के सारा अपने कोर पेपर को डिस्कस करी जा रहे हैं। फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी करके ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी एम्पिरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी है। उसको डिस्कस करने के बाद फिर अगले सेक्शन में जो कि मेरे पास है मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन, इसके अंदर मैंने जो एग्जिस्टिंग पेपर ने किया था सारा कुछ वो डिस्कस किया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आ जाता है फेज़। अब फेज़ जो है ये फेजेस हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पे आपका फेज़ ए जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव 1 से रिलेटेड है, फेज़ बी ऑब्जेक्टिव 2 से, और फेज़ सी ऑब्जेक्टिव 3 से रिलेटेड है। तो हर फेज़ के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उस फेज़ की प्रॉब्लम क्या है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या थे, उनकी इवैल्यूएशन, एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन का मेथड क्या था और एग्जिस्टिंग वैलिडेशन का मेथड क्या था। उसके बाद व्हाट डिड यू डू एंड इट्स कनेक्शन विद द रिजल्ट चैप्टर, आपने इसके साथ क्या किया। हाँ, यानी आपने हर प्रॉब्लम वाले सिनेरियो में ऊपर तो आपने बता दिया कि ये एग्जिस्टिंग की प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग का सोल्यूशन, एग्जिस्टिंग का वैल्यूएशन मेथड, एग्जिस्टिंग की वैलिडेशन। फिर उससे अगले नीचे आप एक और सेक्शन डालेंगे जिसमें करेंगे कि आपकी नोवेलिटी क्या है इसमें। अब वो वहाँ पे आप उसका बेसिकली एक समरी प्रेजेंट करते हो कि हमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन बाकी सेक्शन में आप लिख देते हो कि डिटेल डिस्क्रिप्शन इस फेज के चैप्टर में आपको मिलेगी। अब मेरा फेज बी सी और डी वो तीनों प्रॉब्लम्स हैं। हर फेज आपका एक सेपरेट चैप्टर होता है। मेरा फेज ए एक फ्रेमवर्क है। अब मैं आपको ना ये एक टेबल के जरिए प्रेजेंट करता हूँ, मैंने टेबल भी यहाँ पे बनाया था। ये वाला टेबल है। फेज ए टू प्रपोज अ मल्टीपल सोशल नेटवर्क इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क। अब जो फ्रेमवर्क है वो एक फिलोसॉफिकल चीज़ है, वो मैंने प्रेजेंट की तो इवेलुएट नहीं हो सकती, क्योंकि इस फिलोसफी के ऊपर मैं टेक्निक्स को इम्प्रूव करूंगा, वो टेक्निक्स इवेलुएट हो सकती हैं। लेकिन जो मेरा फ्रेमवर्क वाला चैप्टर था उसमें डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कंपैरिजन और इवेल्युएशन अगर एग्जिस्ट करा, ये मैंने लिखा है तो मैंने एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से लिखा है कि एग्जिस्टिंग का क्या फ्रेमवर्क था, मेरा क्या फ्रेमवर्क है। एग्जिस्टिंग कैसे इंप्लीमेंट हुआ, मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया। एग्जिस्टिंग कैसे कंपेयर करता है, मैंने कैसे कंपेयर किया। एग्जिस्टिंग कैसे इवेलुएट करता है, मैंने कैसे इवेलुएट किया। फिर फ्रेमवर्क के ऊपर एक सेपरेट फेज है और उसका एक सेपरेट चैप्टर। फिर फेज बी जो कि अब आगे फेज बी सी और डी तीनों मेरे सेपरेट प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले था कोल्ड स्टार्ट,
तो मेरा फेज बी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू एनहांस कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन टेक्निक। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने कोल्ड स्टार्ट रिकमेंडेशन टेक्निक को एनहांस करना है। तो इसमें मैंने डिज़ाइन किया, इसके अंदर मैंने इम्प्लीमेंट किया, इसके अंदर मैंने कंपेयर किया और इसके अंदर मैंने इवेलुएट किया, और फाइनली मैंने इसके अंदर इवेलुएशन मेथड प्रिसीजन इस्तेमाल किया। अब ये जो सारा फेज बी आपके सामने लिखा हुआ है, ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये सेक्शंस आपको मिलेंगे। मैंने डिज़ाइन भी वहाँ पे लिखा हुआ, मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी लिखी, मैंने कंपैरिजन भी लिखा है, वैल्यूएशन भी लिखा हुआ। अच्छा, जो हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली ये है मेथडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन। इसके अंदर एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपके कितने रिसर्च फेज हैं और हर फेज में एग्जिस्टिंग ने क्या किया है और आपने क्या इसमें प्रपोज किया है। ये मैंने फेजेस के जो टेबुलर प्रेजेंटेशन थी वो देने के बाद मैं फिर प्रॉब्लम्स पे आ गया जी। फेज ए मेरा फ्रेमवर्क था तो उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स की है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को विद रिस्पेक्ट टू कोर पेपर एक्सप्लेन किया। मेथोडोलॉजी टू एड्रेस कोल्ड स्टार्ट एग्जिस्टिंग पेपर्स की क्या मेथोडोलॉजी थी उसको हल करने की, वो मैंने एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू कोर पेपर। जो टेक्निक्स थी एग्जिस्टिंग उनको डिस्क्राइब किया विद रिस्पेक्ट टू कोर पेपर। फिर इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन जिस तरह उन्होंने की वो मैंने एक्सप्लेन की। अच्छा, जो मेरा एग्जामिनर था उसने कहा कि आप ये जो इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन है ना, अपनी और अपने कोर पेपर की एक सेपरेट चैप्टर में ले दो। तो यहाँ पे मैंने वो इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई कि किस फॉर्मूले के तहत इवैल्यूएशन हो रही है या इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से उनकी इक्वेशन या फॉर्मूलाज थे। वो एक्सपेरिमेंट वाले चैप्टर के अंदर पहले एग्जिस्टिंग का डिस्कस करता है, फिर वो जो मैंने प्रपोज किया उसका डिस्कस होता है और फिर उसके बाद कंपैरिजन एंड रिजल्ट एनालिसिस होता है। इसके बाद जी जो अगला आपका एक सेक्शन है वो है एक्सपेरिमेंट एंड इवैल्यूएशन सेटअप। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में कॉमन है कि आपका हार्डवेयर क्या था, उस हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन क्या थी, उसके बाद उसके अंदर आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, टूल के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर डाटा सेट आपने लिया है तो डाटा सेट को स्प्लिट कैसे किया है। डाटा सेट यहाँ जनरेशन मैंने पॉइंट लिखा हुआ कि डाटा सेट जनरेशन एंड वैलिडेशन, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग डाटा सेट जो मूवी लेंस का है, जो एग्जिस्टिंग पेपर्स ने इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने जब स्प्लिटिंग की थी तो उस स्प्लिट को मैंने यहाँ डाटा जनरेशन लिखा था कि वो इस तरह स्प्लिट करता, तो हम इस तरह स्प्लिट करके अपनी वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन, जो प्रॉब्लम है उसको उस एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो में किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की जो आप एक समरी प्रेजेंट कर सकते हो आप चैप्टर 3 में लिखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल चैप्टर में आपको ये अलग से देनी होगी। अच्छा, जब आपका रिजल्ट्स आएंगे फिर इसके बाद आपने अपने अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आप उनको टेक्निकली एनालाइज करेंगे, लेकिन टेक्निकली एनालाइज करते हुए किन फैक्टर्स को आप मद्देनजर रखेंगे कि कौन से फैक्टर्स की वजह से ये एनालिसिस इम्प्रूव या इसके अंदर कमी आ रही है, वो आप चैप्टर 3 में अपने बताएंगे कि हम जो रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं वो इन 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 परस्पेक्टिव से उनको एनालाइज करेंगे, और फिर फाइनली चैप्टर 6 में आप अपने चैप्टर 3 की समरी प्रेजेंट कर देंगे। ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं पूछ लें। अच्छा, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इंशाल्लाह ये मैं जो अभी हम सेमिनार चला रहे हैं इसके अंदर जो मुख्तलिफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब एक एम्पिरिकल तो है वो बेसिकली आपको मेरे थीसिस से उसका कुछ आइडिया हो गया होगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो और रिसर्च मेथोडोलॉजीज लगाई जा रही हैं उसको भी हम इंशाल्लाह ये अपने सेमिनार के सेशन एंड होने से पहले डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछ लें। सर कुछ चीज में या कुछ पेपर में उन्होंने टर्मिनोलॉजीज की जगह उस जो मेथड वगैरह यूज होना होता है मॉडल प्रपोज मॉडल में, वो उसी का नाम लेके तो उसका सारा बैकग्राउंड देते हैं। तो ये वे भी ठीक। हेडिंग टर्मिनोलॉजी इसलिए दी थी कि बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज है ना ये एग्जामिनर को एक कॉन्सेप्ट देता है कि जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं वो इस सेक्शन में डिस्क्राइब की हुई हैं। तो बजाय इसके कि वो आप मुख्तलिफ थीसिस के हिस्सों के अंदर वो डेफिनेशन लिखने के बाद उसको इस्तेमाल करो, वो सारी की सारी डेफिनेशंस आप चैप्टर 3 में ले आओ या फिर वो चैप्टर 2 में ले जाओ, लेकिन वो डेफिनेशंस का एक जगह होना ज़रूरी है। तो ये आपकी थीसिस राइटिंग में डिपेंड करता है कि आप हेडिंग को क्या नाम देते हैं, लेकिन एग्जामिनर की आसानी के लिए आपको वो सारी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठी करनी है। ठीक सर। चलें, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम सेशन एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे।
और अगर खुदा ना खास्ता किसी को मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। आप मुझे और बाकी आमीन। क्लास फेलोज को अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नाउमीद ना हो, मोमिन नाउमीद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।